हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज हम, जैसा कि ऊपर लिख रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम को एक सिंगल शॉट में करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरा अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम बेसिक से ले रहे हैं। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, की फॉर्मूलाज देख रहे हैं, ट्रिक्स देख रहे हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आज हम जो है बहुत सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं। मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो कि इक्विलिब्रियम आता क्यों है। इक्विलिब्रियम के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। इसके बाद केपी, केसी, केएक्स मतलब अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास के बारे में आज हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम के साथ क्या होगा, फिर प्रेशर चेंज के साथ क्या होगा, टेम्परेचर चेंज के साथ क्या होगा, ये सारी चीजें देखेंगे। और एंड में ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखेंगे केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो यार बहुत ऑसम सीरीज है, आप लोग बहुत इसको प्यार भी दे रहे हो। ठीक है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो आज फटाफट आराम से जल्दी, ठीक है, हमेशा ऐसे बोलते हैं कि धीरे धीरे जल्दी चीजों को रिवाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं, ठीक है, अगर मैंने आपको ये रिएक्शन दी, आप बोलोगे कि सर वैसे ही जिंदगी में इतनी रिएक्शन है, आप एक और कहां पे दे रहे हो, पर लेनी तो पड़ेगी, रिवीजन करना है तो, एग्जाम फोड़ना है तो बैठे बैठे अपने आप तो चीजें निकल के दिमाग में जाएगी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना चालू करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास रिएक्शन है 3H2 + N2 गिविंग 2NH3, अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ठीक है, हीबर्स प्रोसेस इसको बोला जाता है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, बार बार आ जाती है। मैंने आपसे बोला कि यार मैंने 150 मोल H2 के ले लिए, 50 मोल N2 के ले लिए, बैलेंसिंग वगैरह आपको सब आती है, मोल कंसेप्ट में अब आप धुरंधर हो चुके होंगे। तो कितना NH3 बनेगा, आप बोलोगे 100 मोल। आपने तो भाई क्योंकि स्टोइशियोमेट्री पढ़ी है, आपको अभी इतना ही आता है, आप बोल दोगे भाई सब 100 मोल बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा कि आप विद टाइम हमारी NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ कैसा दिखेगा, विद टाइम NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। डरना मत, ये ग्राफ देखिए बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लीनियरली बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, इसलिए ग्राफ हमारा ऐसा आया है। आपका यह सोचना एकदम सही है, सोचना सही है, बट आपका आंसर गलत है। एक होता है ना बड़ा आजकल मीम वगैरह चलते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड ग्राफ एंड दीज आर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स। बट जो रियल में ग्राफ आता है और जो रियल में मोल्स आते हैं वो इतने आते हैं। ठीक है, यहां पे ये 100 मोल्स नहीं आएंगे। एक्चुअल मोल्स अगर मैं यहां पे लिखूं, एक्चुअल मोल्स आफ्टर रिएक्शन इज, एक्चुअल मोल्स इज आर, जो भी यहां पे आएगा वो लेस देन 100 होते हैं और काफी 100 से कम होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ग्राफ है। मतलब इनिशियली तो हां NH3 के बहुत सारे मोल्स बन रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है NH3 के फॉर्मेशन की रेट ढपाक से कम हो गई है। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है तो NH3 के जो फॉर्मेशन की रेट है वो काफी कम हो गई है। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे जो हमने देखा कि भैया 3H2 + N2, ठीक है, गिविंग NH3, वहां पे साइन ऐसा नहीं होता, ये वाला साइन गलत साइन है, इसको हम हटाएंगे। वहां पे हम साइन कौन सा डालेंगे, ये वाला डालेंगे। ठीक है, ओहो बहुत ज्यादा ही बड़ी लाइन खिंच गई, ज्यादा फ्लो में, बट ऐसा होता है। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होता है यार रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब, चलो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक्चुअली क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट तो बन रहा होता है, पर साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट बैक हो रहा होता है। देखो हमने ये क्या साइन लगाया है, हाफ एरो आगे की तरफ, हाफ एरो पीछे की तरफ, मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन पीछे भी आ रही है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बीच में कहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। इसको समझने के लिए बड़ा एक सिंपल है, दो दोस्त हैं, चंगू और मंगू। ये दोस्त चंगू है, ये दोस्त मंगू है, ये दोनों रहते हैं, एक जना लेट से बॉम्बे में रहता है, एक जना लेट से दिल्ली में रहता है। ठीक है, चंगू को मंगू से मिलना है। आपने क्या सोचा कि यार चंगू पूरा का पूरा बॉम्बे चल के जाएगा तो इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा, दिल्ली से बॉम्बे के बीच के डिस्टेंस करीब 1500 किलोमीटर जो रोड से होता है। पर
जनरली जो ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं दुनिया में उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कुछ दूरी तो ये तय करेगा और कुछ दूरी ये तय करेगा, ये कहीं पे बीच में आके मिलेंगे। तो हर रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट ऐसा ही चलता रहता है कि यार कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो कुछ रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है। तो अब आपके साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि सर ये बैकवर्ड रिएक्शन का क्या फंडा है, ऐसा क्यों होता है। आज आपको सब बताऊंगा, शायद आप ये पहली बार समझेंगे क्योंकि हम रीजंस के साथ आगे बढ़ते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली में बैकवर्ड में आती क्यों है। ठीक है, तो फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जाती है, बैकवर्ड में भी रिएक्शन जाती है, इसीलिए पूरे के पूरे 100 मोल ना मिलके हमको कम मोल्स मिलते हैं। ठीक है, और यही पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम का फंडा है कि यार यील्ड 100% क्यों नहीं आ रही, लेस देन 100% यील्ड क्यों आ रही है, जबकि हमने H2 और N2 को तो पूरा प्योर लिया था। ठीक है, H2 के ही 150 मोल लिए थे, N2 के ही 50 मोल लिए थे, एग्जैक्टली एकदम सुपर प्योर 100% प्योर थे। ठीक है, ग्राफ का ऐसा क्यों शेप आ रहा है, हमने जबकि एक्सपेक्ट किया था ऐसा शेप आएगा। और यील्ड एग्जैक्टली कितनी आ रही है, सर आपने ये तो बोल दिया यील्ड कम आ रही है, पर हमसे एग्जामिनर तो ये पूछने वाला है ना, या जिंदगी में अगर हम कोई प्लांट सेटअप करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितनी यील्ड आएगी। आपने मोल कंसेप्ट में बोला था कि यूरिया का प्लांट सेटअप करना है, उसके लिए अमोनिया बनानी है। अब आप बोल रहे हो अमोनिया इतनी आसानी से बनती नहीं है, तो बताओ तो सही कितनी बनती है, वो हम अब देखते हैं। तो ये सारे सवालों के हम जवाब ढूंढने वाले हमारे इस प्यारे से चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर कहीं पे भी नहीं है, और इससे बहुत सिंपल सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को आप समझो, एक बैंक होता है ना, तो उसमें पैसे आते हैं और कुछ लोग जाके पैसे निकाल के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बैंक का नेट सेम ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने पैसे मैंने बैंक में डाले बैंक में उतने ही मिलेंगे, क्योंकि निकलते भी जा रहे हैं और डालते भी हम जा रहे हैं। तो रियल लाइफ में रिएक्शंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है H2 + Cl2 गिविंग 2HCl, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ में बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इस एरो को रिप्लेस करके ये वाला एरो यहां पे लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर होता क्यों है ऐसा। यार जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर का रिवीजन कर रहे थे, अगर आपने अभी तक स्टेट्स ऑफ मैटर का रिवीजन नहीं किया है तो आप प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर का रिवीजन जाके कर लो, है ना, क्योंकि यार केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, पीछे की चीजें आपको समझ में आनी पड़ेंगी अगर आपको आगे की चीजें समझनी है तो। ठीक है, तो यहां पे हो ऐसा क्यों रहा है कि यार ये रिएक्शन पीछे भी जा रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर में या इन जनरल केमिस्ट्री में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, स्पेलिंग की मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, गलत हो तो दिल पे मत लेना। ठीक है, एक कोलिजन थ्योरी नाम की चीज होती है जो ये बोलती है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन करवाना है तो आपको दो रिएक्टेंट्स को आपस में टकराना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन को करवाना है, फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 गिविंग 2HCl आपको रिएक्शन करवाना है, तो हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, क्या बोला ध्यान से सुनना, सो मत, कान खोल लो, आंखें खोल लो, कॉपी में लिखना शुरू कर दो, अभी तक नहीं लिख रहा है तो H2 + Cl2, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में टकरा के HCl बनाएंगे। ये पुराना तरीका है पढ़ने का, मैं आपको बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर दो हाइड्रोजन को मिलकर और दो क्लोरीन को मिलकर HCl के मॉलिक्यूल बनाने हैं तो वो इस तरह से टकराते हैं और दो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, तालियां 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 तालियां, भैया दिख गया। एक्चुअली में 99% इंडिया का बच्चा ये जानता नहीं है कैसे होता है। ठीक है, आप जानते हो ये ऐसे होता है, एक बार वापस से देखते हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं, अटैक हो रहा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर और ये HCl के मॉलिक्यूल बन गए, इसको बोला जाता है कोलिजन की थ्योरी। तो एक्चुअली में कोलिजन होता है, उससे हमारे नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, हाँ वो सारी चीजें एकदम ठीक है, पर वो अभी हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। कोलिजन होता है और मॉलिक्यूल बनते हैं, कोलिजन होता है और मॉलिक्यूल बनते हैं। अब हमारे को दिमाग ये लगाना है, देखो बहुत मजे की बात आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, अब आपको चमकेगा कि बैकवर्ड में रिएक्शन क्यों होता है। हम यही तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ये तो हमको समझ में आया, पर वो बैकवर्ड क्यों आ रही है। समझो, ये HCl के मॉलिक्यूल बन गए सर, दिख गए सर, बन गए सर,
दिख गए? दिख गए सर। आगे तो बताओ सर। बता रहा हूं ना बेटा। अब ये बन तो गए, तो आपको क्या लग रहा है ये ऐसे रुक जाएंगे? यार वो मैंने चलाए नहीं इनको परमानेंटली, बट ये बनने के बाद भी चलाते तो रहेंगे, ये इधर उधर डोलते तो रहेंगे। ये तो गैस के मॉलिक्यूल हैं, बहुत तेज वेलोसिटी के साथ इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जाएंगे। तो जैसे दो H2 के मतलब बेसिकली एक H2 का मॉलिक्यूल और एक Cl2 का मॉलिक्यूल आपस में टकराए थे, क्या सिमिलरली ऐसा नहीं हो सकता क्या कि दो HCl के मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएं और दोबारा से H2 और Cl2 बना लें? प्रोबेबिलिटी का ही तो खेल हो गया भैया। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। तो जैसे रिएक्टेंट्स आपस में टकरा सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आपके प्रोडक्ट बने वो आपस में टकरा सकते हैं रिएक्टेंट बनाने के लिए। अगर इनके पास प्रॉपर एनर्जी है, अगर इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो ये कोलिजन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका दोबारा रिएक्टेंट बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये कोलिजन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका दोबारा रिएक्टेंट बन जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से समझना। हमारा ये ग्राफ है, ठीक है ना? तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन रहा है, यहां तक ये बना, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जरा ध्यान से सुनना, बहुत काम की आपको एक बात बता रहा हूं। इसका मतलब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि सर शुरू में तो ज्यादा रेट आ रही है, बाद में रेट कम क्यों हो गई? आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए है, ठीक है? आ रही बात समझ में? इस ग्राफ का अब अपन शेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो, शुरुआत में आपने HCl के मॉलिक्यूल बनाए, चलिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। अब जरा एक बात समझना कि बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है? मैं 1 मॉलिक्यूल बोल देता हूं मेरे H2 प्लस Cl2 मॉलिक्यूल्स को, और 2 मॉलिक्यूल बोल देता हूं HCl के मॉलिक्यूल को। जब रिएक्शन नया नया शुरू हुआ है तो आपको हर जगह 1 मॉलिक्यूल दिखेंगे। 2 तो जस्ट एक आध दिखेगा क्योंकि एक आध बना होगा। इसका मतलब शुरू में H2 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा टकराएगा। सही बात है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है आपके कुछ 1 हटके यहां पे 2 आने वाले हैं, मतलब HCl के मॉलिक्यूल आने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl का ग्राफ विद टाइम। तो जैसे जैसे आप टाइम में आगे जा रहे हो HCl का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जा रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो T फॉर टक्कर भी ज्यादा होगी। यार एक खाली रोड है, उस पर कार ही नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा। एक भरा हुआ रोड है, बहुत सारी कारें चल रही है तो कोलिजन होगा उनका आपस में। तो आप क्या कर रहे हो कि आप धीरे धीरे इस कंटेनर को HCl के मॉलिक्यूल्स के साथ भरते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे इन मॉलिक्यूल्स को HCl के मतलब इस कंटेनर को HCl के मॉलिक्यूल्स के साथ भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। तो कोलिजन भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कोलिजन HCl के बढ़ते जाएंगे, कोलिजन HCl के बढ़ते जाएंगे, कोलिजन बढ़ते जाएंगे, तो वो वापस से रिएक्शन पीछे आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, हम नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा रहे हैं, जिससे रिएक्शन पीछे आना शुरू हो जाएगी। तो हमको एक बात ये समझ में आई कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट पर जाकर फिक्स हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, वो समझो। H2 के और Cl2 के जितने मॉलिक्यूल, क्या बोल रहा हूं मैं, H2 के और Cl2 के जितने मॉलिक्यूल टकरा के HCl के 2 मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उस टाइम पे एग्जैक्ट लेट से कि 10 मॉलिक्यूल्स में, इस टाइम पे बात कर रहा हूं जब रेट कांस्टेंट हो गई है, मतलब कोई भी नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, नेट मैक्रोस्कोपिक टर्म्स में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन HCl का कांस्टेंट हो गया है, उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो अगर 10 मॉलिक्यूल HCl के बने उस पॉइंट पे, इस टाइम t के बाद, इसको टाइम t1 बोल देते हैं, टाइम t1 के बाद, तो 10 मॉलिक्यूल अगर बने तो 10 मॉलिक्यूल टूटेंगे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। जितने HCl के मॉलिक्यूल बन रहे हैं
H2 और Cl2 की टक्कर से उतने ही दो HCl के मॉलिक्यूल टकरा के दोबारा H2 और Cl2 बना रहे हैं। मतलब कोई आपको 100 रुपए दे रहा है और आपसे साइमल्टेनियसली 100 रुपए ले रहा है, तो आपकी जेब में बताओ कितने रुपए? 100 ही रुपए हो गए। ठीक है, 100 रुपए दिए, 100 रुपए लिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए लिए। अज्यूमिंग आपने 100 रुपए से शुरुआत करी थी, आपने 500 रुपए से शुरुआत करी थी, 100 का पकड़ाया, 100 का ले लिया, तो आप 500 पे फिक्स हो गए। ठीक है, तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात हो गई यहां पे, और इक्विलिब्रियम रीच हो गया। ठीक है, तो यार बस ये मेन बात थी समझने की इक्विलिब्रियम के अंदर। अब आगे का तो प्योरली मैथमेटिकल है, बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। तो यार ये H2 और Cl2 का ग्राफ है, तो ये H2 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन है। अज्यूमिंग हमने बराबर मोल्स लिए थे दोनों के, तो ये कम हो रही है शुरू में बहुत ज्यादा रेट से, क्योंकि अभी सिर्फ H2 और Cl2 के मॉलिक्यूल्स ही थे कंटेनर में, जिसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा टकराएंगे। तो इनिशियली रेट ज्यादा होती है प्रोडक्ट के बनने की, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वो भी टकरा के रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रीच हो जाती है। ये जनरल ग्राफ है, आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस के लिए। आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा, आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस के लिए, जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया है। ये नीचे वाला जो है ये प्रोडक्ट है, और ये जो ऊपर वाला है ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, आई बात समझ में? नोटिस करने वाली बात, शुरुआत में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं, ओवर टाइम रेट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक पॉइंट पे रेट कांस्टेंट हो गई। जितनी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी रेट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, मतलब जितनी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी रेट से प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। तो बनने की रेट बराबर हो गई, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नेट फिक्स हो गए, तो कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने बराबर फिक्स कर रखे, आपके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए इस पॉइंट के बाद, क्योंकि नया कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है नेट मैक्रोस्कोपिक टर्म में, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक चेंज नहीं है। सर आप बहुत देर से ना ये नेट मैक्रोस्कोपिक चेंज ये सब बोल रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं भैया, बहुत सारे लोग इसको क्या मान लेते हैं कि अब यहां पे कोई एक्टिविटी ही खत्म हो गई है। नहीं, अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्केल पे चले गए तो आपको दिखेगा बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल Cl2 के मॉलिक्यूल टकरा के HCl बना रहे हैं, बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल से टकरा के H2 और Cl2 बना रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्टिविटी चालू है। आज भी HCl बन रहा है और HCl टूट रहा है, बस इन दोनों की रेट बराबर है। बट अगर आप बाहर से कॉन्सेंट्रेशन का एक स्केल लेके बैठे हो, मान लो कॉन्सेंट्रेशन नापने के लिए भी हमारे पास थर्मोमीटर कोई जैसा डिवाइस है, आप उसको लेके बैठे हो और आप देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली बराबर रहेगी। इसका मतलब होता है नो ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक चेंज। ठीक है, तो N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात, बहुत शानदार बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि यार H2 के, देखो अगर मैं इसका वैसा लिखूं, मान लो मैंने इसके A मोल्स लिए थे शुरू में, मैंने इसके B मोल लिए थे, ठीक है, एट टाइम t = 0 पे, तो अगर मैं टाइम t = t पे इसके मोल्स देखूंगा तो ये हो जाएगा A - x। अगर इसका x खत्म हुआ तो इसके कितने खत्म होंगे? 3x, और इसके कितने बनेंगे? 2x। तो मतलब जिसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा है उसके खत्म होने की रेट भी ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा है तो उसके खत्म होने की रेट भी ज्यादा है। यहां पे नोटिस करो, इसकी रेट शुरुआत में खत्म होने की बहुत ज्यादा है, N2 की रेट खत्म होने की काफी कम है। क्यों? क्योंकि अगर N2 का 1 मोल कम हो रहा है तो करेस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन के 3 मोल कम होंगे, इसलिए इसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, N2 का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। NH3 के उसी ड्यूरेशन में 2 मोल बनेंगे जितने N2 के खत्म हुए, तो इसकी रेट भी N2 से ज्यादा है। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे, बट आपको यह बात समझ में आनी चाहिए है जो मैंने बोली, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा उसकी रेट भी ज्यादा, यह आपका की पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा उसकी रेट ज्यादा, और रेट ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा। स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं,
स्लोप का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, क्योंकि यार स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है अगर खत्म हो रहा है तो, और पॉजिटिव भी हो सकती है अगर कोई सामान बन रहा है तो इसमें सामान खत्म हो रहा है, इसमें सामान बन रहा है, खत्म होने वाले की रेट नेगेटिव, बनने वाले की रेट पॉजिटिव। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो यहां पे इक्विलिब्रियम रीच आउट हो गया है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन मैक्रोस्कोपिकली बराबर होगी। तो यार आपके सामने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेशन से प्यार होता है कि सच अ स्टेज इज रीच्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वेयर कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको स्टेडी स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मैक्रोस्कोपिकली कोई चेंज नहीं होता, जैसा हमने देखा। यार अब हमने सब सीख लिया है इक्विलिब्रियम के बारे में, मैक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली। अब तो हमको सिर्फ क्वालिटेटिवली इसको जज करना है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट हो जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चलिए, बहुत बढ़िया। Important characteristics of equilibrium: rate of forward process at equilibrium is equal to rate of backward process. Rate of reaction is change in concentration of product upon time. ये आप सब जानते हो। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, वो सारी कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह ओवर टाइम। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। अगर आप क्लोज कंटेनर ले लोगे तो इसमें इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर गैसियस प्रोडक्ट होंगे तो वहां से उड़ जाएंगे, हमको वो सब नहीं चाहिए है। तो इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड कंटेनर में ही हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अपन देख लेते हैं। दुनिया में दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, इसके बारे में भी आप सब जानते हो। ठीक है, जैसे फ्यूजन हो गया आइस का, मतलब आइस का पिघलना, मेल्टिंग हो गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, वाटर इवेपोरेट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस हो गया, लिक्विड एटसेट्रा में। ये सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया। इस पे क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू कर दिया। आप इसको हीट देते जाओगे ना, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये मेल्ट होगा। ठीक है ना। सिमिलरली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे वाटर रख रखा है, ये हम लिक्विड सॉल्यूशन में देखेंगे। मैंने यहां पे वाटर रख रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पे वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, विच इज द टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। जब केमिकल चेंज अकर होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के दौरान, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये सारी चीजें हमको आती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या बोला है, केमिकल इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन है जहां पे सारी स्पीशीज की सेम कॉन्सेंट्रेशन है। भाग गलत है यार, अलग अलग भी तो हो सकती है। ऑल स्पीशीज हैव कांस्टेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया बोले हो। ओ वाह, कहां पे चले गए हो पर, अरे 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 बहुत बढ़िया बोले हो। आंसर हो जाएगा बी, सारी स्पीशीज का कंसंट्रेशन 1 है। ए वाला पॉइंट होता है ना कि सारी स्पीशीज का सेम कंसंट्रेशन है, ये गलत है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है H2+, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, रिएक्शन डिसबैलेंस हो जाएगी भैया। 3H2+ N2 गिविंग 2NH3। ठीक है, मान लो मैंने इसके इनिशियली 100 मोल लिए थे या 150 मोल मैंने इसके लिए थे, मैंने इसके 150 मोल लिए थे, 150 मोल मैंने इसके लिए, इसके मैंने 50 मोल लिए और इसके मैंने, मतलब इसके तो बनेंगे। ठीक है, मैं बोलता हूं कि यार ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चलेगी, और इक्विलिब्रियम ऐसा है कि भाई H2 के 50 मोल खर्च हो जाते हैं, या H2 के फॉर एग्जांपल लेट से कितना माने हम, ठीक है, H2 के हम मान लेते 50 मोल खर्च हो जाते हैं तो 100 बचते हैं। ठीक है, तो इसके कितने मोल खर्च होंगे, अगर H2 के 50 मोल खर्च हुए तो इसके 50/3 मोल खर्च होंगे, तो 50 - 50/3 बच जाएंगे, और इसके कितने मोल्स बचेंगे, बनेंगे 100/3। तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 100/V। N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 50 - 50/3/V, और इसकी हो जाएगी 100/3/V। तो यार सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम नहीं होती है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब है। अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट अभी मैं आपको याद करवा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे इसको समझाऊंगा। आपसे पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पे इन चारों में से सही क्या है, तो इसका आंसर है A, B। इक्विलिब्रियम के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाती है सिस्टम की। ठीक है,
इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, वो मिनिमम हो जाती है और सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में एक बार आ चुका है, ठीक है। तो इसमें से पॉइंट बदल के वन ऑफ द ऑप्शन ए या बी में से करेक्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसके आने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे ले लिया। थर्मोडायनेमिक्स में इसको आपको समझ में चीज आ जाएगी, ठीक है। तो लेस देन 100 मोल्स यहां पे बनेंगे, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है अपना। अब हमको ये सीखना है कि यार कोई भी रिएक्शन कितना आगे जाएगा। हमको अब क्या सीखना है कि यार कोई भी रिएक्शन एक्चुअली में लाइफ में कितना आगे जाएगा, कोई भी रिएक्शन लाइफ में कितना आगे जाएगा। हमको क्या सीखना है, हमको ये सीखना है कि यार रिएक्शन आगे कितना जाएगा, मैथमेटिकली हम निकालें कैसे। मान लो मेरे को यही रिएक्शन दे रखा है 3H2 प्लस N2 गिविंग 2NH3। अब आपसे कोई इसमें पूछ ले कि यार NH3 की यील्ड बता दो कितनी बनेगी, तो आपके पास मैथमेटिकल टर्म्स होने चाहिए। बस अब हम वही सीखने वाले हैं। तो एक गुलबर्ग एंड वॉग ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनके। मतलब N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, तो N2 का एक्टिव मास इंटू H2 का एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी इस रिएक्शन की रेट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहां पे एक रिएक्शन का कांस्टेंट आएगा, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होने वाली है। तो गुलबर्ग एंड वॉग ने एक्सपेरिमेंटली ये बोला, यार ये हवा में से निकाला गया रूल नहीं है, ये उन्होंने मनमान एक्सपेरिमेंट किए होंगे हजारों की संख्या में, उससे उन्होंने ये लॉ को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिएक्शन के टर्म्स में लिखूं तो मेरे पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है। मेरी जनरल रिएक्शन बोल रही है कि ए प्लस बी बी गिविंग सी प्लस डी डी, ठीक है। तो रेट जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर ए प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ये रेज टू द पावर ए और बी क्या है, ये इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके हैं। तो आप एक रिएक्टेंट का एक्टिव मास लो, उसको उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर पे चढ़ाओ, इनटू दूसरे स्पीशीज का आप एक्टिव मास लो, उसको रेज टू द पावर कर दो उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, क्योंकि यार हमने इसमें किसको लिया है, रिएक्टेंट्स को, तो जब हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हो जाती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या आया मेरा, ये मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया। देखो मैंने प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगा दिया। एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर बी। तो ये मेरी टोटल रेट हो गई। तो मैं इससे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट पता लगा सकता हूं अगर मेरे को ए के एक्टिव मासेस और बी के एक्टिव मासेस पता है तो सर ये एक्टिव मास क्या होता है, कुछ नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन का एक फैंसी सा नाम होता है। केएफ को रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। तो रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन होती है वो हमको इसके बारे में बता देती है। सिमिलरली अगर आपको बैकवर्ड रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करनी है तो बैकवर्ड रिएक्शन में एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन अभी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें आपको सी का एक्टिव मास लेना पड़ेगा रेज टू द पावर सी, फिर इंटू डी का एक्टिव मास रेज टू द पावर डी। तो बैकवर्ड रेट हो जाएगी केबी, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इंटू एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू द पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू द पावर डी, ठीक है। जहां पे केबी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। एक्टिव मास क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत लंबी चौड़ी यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है। बहुत सिंपल सी बात एक है कि एक्टिव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ग्राम्स इन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम को आपको लीटर में लेना है, मोल्स तो मोल्स ही होते हैं, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में देनी है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, वॉल्यूम नीचे लीटर्स में ही होनी चाहिए। अगर आपको मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखी है और आप डायरेक्टली यहां पे पुट कर दोगे विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लीटर तो आपका आंसर गलत आएगा। फिर मत बोलना कि सिली मिस्टेक हो गई, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये महापाप आप करते हो। यूनिट्स का ध्यान जो नहीं रखेगा फिजिकल केमिस्ट्री में उसके नंबर कटना लाजमी है, उसके नंबर पक्के से कटेंगे, ये 100% श्योर मान लेना,
आपके नंबर कटते इसलिए क्योंकि आप यहां पे ध्यान ही नहीं रखते हो। ठीक है, आगे चलें। पक्का? सर हमारी तो सिली मिस्टेक हो गई सर, हमको आता तो था सर, बहुत पढ़ के गए थे, बहुत सवाल करके गए थे, सिली मिस्टेक हो गई। अरे तो पेपर में सो रहे थे क्या यार? ये मत करना प्लीज। आप लोग इतनी मेहनत करके जाते हो, एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो और वहां जाके यूनिट में गड़बड़ करके आते हो ना, तो सही बता रहा हूं दिल दुखता है। इतनी मेहनत करी हम सब ने साथ में मिलके और आप एंड में जाके वो बोलना नहीं चाह रहा मैं, वो करके जो आ जाते हो ना। यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है? पक्का? आगे चले? चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे बोला गया है कि 4 वेसल है, सबकी वॉल्यूम 10 लीटर है, उसमें इतना इतना ये है, बता दो कि किस कंटेनर में सेम एक्टिव मास होगा A के जितना। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लो। एक्टिव मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो आपको ग्राम दे रखा है, इसको आप मोल्स में कन्वर्ट करो, उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। शायद बी और डी होगा, भी देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए के लिए अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं तो 0.1 मोलर एक्टिव मास हो गया। बी के लिए अगर मैं बात करूं तो 0.1 मोलर एक्टिव मास हो गया। सी के लिए अगर मैं बात करूं तो भैया Cl2 का मास कितना होता है? Cl2 का मास होता है 71, तो 35.5 अपॉन 71 इंटू 10 0.5 मोलर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, है ना, ये तो ज्यादा हो गया। और अगर हम डी के लिए बात करें, यार ये कुछ गड़बड़ है यहां पे, दिस शुड बी इक्वल टू 0.05, ये 0.05 मोलर होगा क्योंकि वहां पे एक नीचे 10 भी है। CO2 की अगर हम बात करें तो वो इतना हो जाएगा। बेसिकली इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, जिसके मोल्स बराबर होंगे 16 ग्राम CH4 के मोल्स के, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये 0.5 मोल है, तो आंसर हो जाएगा B, D। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजिली हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट के बनने की रेट और प्रोडक्ट के खत्म होने की रेट बराबर हो जाती है। बनने की रेट, खत्म होने की रेट बराबर, बनने की रेट, खत्म होने की रेट बराबर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैथमेटिकली RF कितना होता है? इसके बराबर। RB कितना होता है? इसके बराबर। दोनों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो एक क्वांटिटी अब हम डिसाइड करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू KF अपॉन KB। K इक्विलिब्रियम, इसको ऐसे लिखा जाता है, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस अपॉन रिएक्टिव के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में जो आपके पास बन रहे हैं C और D अपॉन रिएक्टेंट में जो आपके पास बन रहे हैं A और B, उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास K इक्विलिब्रियम आ जाता है, विच इज इक्वल टू K फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन K बैकवर्ड रिएक्शन। K इक्विलिब्रियम हमको रिएक्शन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है जरा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 है, इसके लिए K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा भाई? बड़ा सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, चिंता मत करो आप लोग। कैसे होएगा K इक्विलिब्रियम? K फॉरवर्ड, K फॉरवर्ड मतलब K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा KF अपॉन KB। जब हम करेंगे तो C और ये नीचे आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है। तो प्रोडक्ट में क्या है? NH3, तो NH3 का एक्टिव मास का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 के जितना, अपॉन रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट, उसका एक्टिव मास पावर में 1 ही है क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इनटू H2 का एक्टिव मास का क्यूब, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक है 3, तो K इक्विलिब्रियम कितना हो गया? इस क्वांटिटी के बराबर हो गया। तो किसी भी रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार K इक्विलिब्रियम हमको रिएक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हुई तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेंगे। हम ढूंढ क्या रहे हैं कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन कितना आगे जाएगा? हमको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने रिएक्टेंट बनेंगे? तो अगर आपको K इक्विलिब्रियम दिया गया है तो उसकी वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे कि प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। अगर K इक्विलिब्रियम 1 से बहुत ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगा, हाई कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। अगर K इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है तो 50% रिएक्शन हो जाएगा, मतलब जितने प्रोडक्ट होंगे उतने रिएक्टेंट करीब करीब बराबर बराबर होने वाले हैं। और अगर K इक्विलिब्रियम 1 से बहुत कम हुआ, इसका मतलब रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन प्रोडक्ट के अंदर काफी कम हो रहा है। ठीक है, अगर K इक्विलिब्रियम 1 से बहुत कम हुआ
तो मतलब रिएक्शन आगे नहीं जा रहा है, प्रोडक्ट मतलब स्टेबल नहीं बन रहा है। सर ये आपने क्या बोल दिया, इसको अब अपने को समझना है कि यार ये एक्चुअली में चल क्या रहा है। के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 कब होगा, के इक्विलिब्रियम 1 कब होगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 कब होगा, ये हमको अब केमिकल बॉन्डिंग से समझना पड़ेगा, या फिर इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं हमारे एक्टिवेशन एनर्जी वाले ग्राफ से। मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे इस ग्राफ के लिए पूछूं कि आपको मैं तीन पॉसिबिलिटीज दे दूं, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, के इक्विलिब्रियम बराबर ऑलमोस्ट 1, या के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। तो आप बताओ कि इस वाले केस के लिए कौन सा, मतलब इस वाले ग्राफ के लिए इन तीनों में से कौन सा ट्रू है। यहां पे देखने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। अगर मान लो मैं इसकी जगह दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है, जहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है, तो क्या होगा, तो फिर सिचुएशन होगी के इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 वाली। और अगर मान लो तीसरा ग्राफ में बनाता हूं जहां पे प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, वहां पे कंडीशन हमारी हो जाएगी के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 वाली। ठीक है, आया समझ में। तो आपसे कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये हमारा ग्राफ है किसका, एनर्जी वर्सेस रिएक्टेंट्स का, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको ऐसा ही समझ लो कि बेसिकली यहां पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है और ये एनर्जी है, ये उसका ग्राफ है, आपको ये दिया हुआ है और आपसे फिर पूछा जा रहा है कि यार के इक्विलिब्रियम कैसा होगा बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं अचीवमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन को। पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, मैं तो अपना चालू ही हूं, देखो यार आपको पॉज करना है, आप पॉज करके कर सकते हो, इसलिए अपन रिकॉर्डेड सीरीज बना रहे हैं आप लोगों की डिमांड पे कि एक तो आप 1.5x पे कर सको, आपके टाइम के हिसाब से कर सको। अब जरा इसको समझना, कभी भी ये वाले ग्राफ नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एब्रप्टली चेंज नहीं होता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एकदम बड़ा बड़ा बड़ा, इस पॉइंट पे रिएक्शन को कुछ हो गया, एकदम से कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत स्मूथ कर्व आते हैं इक्विलिब्रियम के, तो कभी भी ऐसे कर्व इक्विलिब्रियम के नहीं आ सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम धीरे धीरे अचीव होता है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम एकदम से अचीव नहीं हो जाता कि यार रिएक्टेंट्स जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, आवाज आई इक्विलिब्रियम, वो एकदम अटेंशन हो गया, जहां पे खड़े थे वहीं पे रुक गए, उसके बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। थोड़े थोड़े प्रोडक्ट बनते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पीछे आना शुरू होता है, और प्रोडक्ट बनता है वो और पीछे आना शुरू होता है। तो इस तरह से स्मूथ कर्व्स होते हैं। तो सी और डी तो गए, ए और बी सही है क्या? ए वाला ग्राफ बिल्कुल सही है। ये के इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 की कहानी है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर हो गया। फिर बी वाला ग्राफ सही है क्या? बी वाला ग्राफ भी एकदम सही है, जहां पे प्रोडक्ट थोड़ा कम बन रहा है, रिएक्टेंट थोड़ा कम खर्च हो रहा है, बट फिर भी स्टिल यहां पे इस पॉइंट के बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो रही है। तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आपको A+2B गिविंग C के करेक्ट ग्राफ बताने हैं। अब ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, पॉज करो और करो, इसको मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। N2+3H2 गिविंग NH3 वाले ग्राफ में, 2NH3 वाले ग्राफ में हम ये देख चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सही है भाई? A, B और C, ए और बी की रेट खत्म होने की बराबर है, गलत है, महापाप है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी में बी की रेट ज्यादा है खत्म होने की। तो मतलब ये वाला ग्राफ सही है, क्योंकि ए और बी में बी की रेट ज्यादा है, बी ज्यादा जल्दी नीचे गिर गया, तो बी की रेट ज्यादा है, तो मतलब ये वाला ग्राफ सही है। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे बी की रेट कम है, ए की रेट खत्म होने की ज्यादा है, ये ग्राफ गलत है। यहां पे बी की रेट खत्म होने की काफी ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, और सी के बनने की रेट और ए के बनने की रेट ऑलमोस्ट बराबर बराबर दिख रही है। बी और सी का कंसंट्रेशन सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो तो वैल्यूज आपने क्या ली है वो डिपेंड करता है कि क्या होगा
तो मेरा आंसर हो जाएगा C, D। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? C, D मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन हमारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या बोलो मैं, ध्यान से सुनना, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, हम अलग अलग टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस हैं, क्या बोल रहा हूं, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस स्टेट में है, तो आप क्या करोगे? केपी डिफाइन करोगे। के इक्विलिब्रियम को किससे रिप्लेस कर दोगे? केपी से रिप्लेस कर दोगे, जहां पे पी ये डिफाइन कर रहा है कि हमने एक्टिव मासेस को प्रेशर की टर्म्स में लिया है। एक्टिव मासेस को आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में तो ले ही सकते हो, सिमिलरली आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी ले सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट वन गैसियस कंपोनेंट। एटलीस्ट एक गैसियस कंपोनेंट तो होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मेरा ये रिएक्शन है जहां पे मेरे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो गैसेस में है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सब गैसियस हैं, तो मेरा जो Kp हो जाएगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B, जहां पे प्रेशर्स जो है वो पार्शियल प्रेशर है वेरियस गैसियस सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये गैस फेज में रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पे, यही अपनी हेबर वाली रिएक्शन हो रही है, पार्शियल प्रेशर H2 और N2 का 0.4 0.8 दिया हुआ है, टोटल प्रेशर एंटायर सिस्टम का 2.4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो Kp की वैल्यू क्या होगी अगर सारे प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिए हुए हैं? तो आपको चाहिए क्या? आपको ये सब चाहिए। Kp विल बी NH3 का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन H2 के पार्शियल प्रेशर का क्यूब इंटू N2 के पार्शियल प्रेशर की पावर 1। H2 और N2 के पार्शियल प्रेशर गिवन है, पर सर अमोनिया का तो पार्शियल प्रेशर ही नहीं गिवन, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू जितने भी गैसियस कंपोनेंट है सबके प्रेशर का सम। तो अगर NH3 का प्रेशर P3 मान लेता हूं मैं पार्शियल प्रेशर, ये NH3 का अगर मैं पार्शियल प्रेशर मान लेता हूं, तो 2.4 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो NH3 का पार्शियल प्रेशर हो गया 1.2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर अपॉन 0.4 का क्यूब इंटू 0.8, आंसर आ जाएगा 28.125 पर ATM स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, AIEEE 2011 मतलब जेई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2011 में, जब मैंने अपना एग्जाम पहली बार दिया था। ठीक है, एक वेसल है 1000 केल्विन पर जो कंटेन करता है CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 ATM। बहुत बढ़िया, कुछ CO2 को कन्वर्ट कर दिया गया है CO में ग्रेफाइट के एडिशन पर। चलिए, बहुत बढ़िया। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का अगर 0.8 ATM है तो K की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। कुछ नहीं करना, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। CO2 प्लस C विल गिव यू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब पूरी आगे नहीं गई, कुछ हद तक आगे गई है। तो अगर ये शुरू में 0.5 ATM का प्रेशर लेके बैठा था जहां पे आपको ये दिया गया है, तो जब रिएक्शन आगे जाएगा तो इसका प्रेशर मान लो P से कम हुआ, क्योंकि यार ये कन्वर्ट हुआ ना यार, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इसका पार्शियल प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि कुछ प्रेशर किसका हो जाएगा? CO का। तो अगर इसका P प्रेशर कम हुआ तो इसका 2P प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, आप उसको मोल से भी कर सकते हो, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, डायरेक्टली प्रेशर से कर दिया तो टोटल पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.5 माइनस P, ये तो CO का है, प्लस CO का क्या, ये CO2 का है, प्लस 2P, ये CO का पार्शियल प्रेशर है। तो प्रेशर टोटल मेरा हो जाएगा 0.5 प्लस P, यार 0.5 माइनस P प्लस 2P, तो 0.5 प्लस P। टोटल प्रेशर की आपको वैल्यू दी हुई है इक्विलिब्रियम पे 0.8 विच इज इक्वल टू 0.8। तो CO का पार्शियल प्रेशर कितना है? 2P विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3। यार P की वैल्यू कितनी आई? 0.3 आई ना, 0.8 माइनस 0.5, इतनी सी गणित तो आपको आती है? आती है सर। तो फिर लिख दो फटाफट, 0.6 हो गया। CO के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, CO2 के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 माइनस P,
तो 0.5 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.2, तो Kp कितना हो गया 0.6 का स्क्वायर, CO के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर अपॉन 0.2, आंसर विल बी 1.8 atm। इतने आसान लल्लू लल्लू हलवा हलवा सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। आप मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइन कर सकते हो किसको, जब आपको मोल फ्रैक्शंस पता हो तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। उसका फॉर्मूला अपना हो जाएगा ये। अब सब कुछ सेम है, देखो सारी चीजें यहां पे अब सेम है, कुछ भी अंतर नहीं। हमने एक डिफाइन करना सीख लिया, हम बाकी सारे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो kx हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ c की पावर c, मोल फ्रैक्शन ऑफ d की पावर d अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ a की पावर a इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ b की पावर b, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, पक्का। और आपको ये तो पता ही है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। ये फॉर्मूला कैसे आया यार, मेरा Kp क्या होता है, मेरे Kp में मैं यहां पे क्या करता, मैं यहां पे यही तो करता, मैं पी टोटल से इसको पी टोटल, मेरा जो भी पार्शियल प्रेशर है मैं उनको इस टर्म्स में लिख दूंगा, तो सारी चीजें मेरी पार्शियल मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। इसका डेरिवेशन लंबा है थोड़ा सा, मतलब लंबा क्या है, करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन लेक्चर है, पूरा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा यहां पर, वरना आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सो kx इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये मेरा Kc के बराबर हो जाएगा, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन दिया गया H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, H2I2 HI का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इतना दिया हुआ है, पर लीटर दिया हुआ है, और तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, मेरा आंसर आ जाएगा। तो HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, वैल्यूज को आप पुट कर दो, सो आंसर विल बी 13.066, ठीक है। आई बात समझ में। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आपने जिस मीडियम में रिएक्शन करवाया है वो मीडियम खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी को हम 1 लेते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और H2O इज कमिंग आउट एज 1 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, उसकी एक्टिविटी को 1 माना जाता है, हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B का स्क्वायर अपॉन A, यहां पे हम H2O का एक्टिविटी को नहीं लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। वाटर अगर सॉल्वेंट है और वाटर एज अ मीडियम में आपने रिएक्शन करवाया तो आप वाटर की एक्टिविटी को नहीं लोगे, ठीक है। पर यहां पे वाटर हमारा सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में नहीं हो रहा है। हम वाटर की एक्टिविटी को 1 कब लेते हैं, जब आपने रिएक्शन पानी को एज अ मीडियम बना के किया है। यहां पे पानी मीडियम नहीं है, यहां पे कुछ भी मीडियम हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, CCl4 हो सकता है, पर पानी नहीं है। तो पानी इज जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट। पानी क्या है, जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट। तो यार जब सिंपल प्रोडक्ट कोई चीज होती है और वो हमारा कोई मीडियम भी नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हम H2O की एक्टिविटी को भी इंक्लूड करेंगे। वाटर हम यहां पे लेते हैं, ठीक है। अब कई बार रिएक्शन ऐसे होते हैं कि कुछ तो गैसियस है, कुछ एक्वस है। देखो आप यहां पे एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट गैसियस है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की हमको कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो उस केस में हम Kpc डिफाइन कर लेते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जिनका आपको पार्शियल प्रेशर पता है उनका पार्शियल प्रेशर लिख दो, जिनका कॉन्सेंट्रेशन पता है उनका कॉन्सेंट्रेशन आप यहां पे लिख सकते हो। बहुत इजी है, सारी चीजें सेम है, ठीक है यार। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली सवाल यहीं से आता है कि आपके Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है। डायरेक्टली सवाल कहां से आता है, डायरेक्टली सवाल यहीं से आता है। तो यार Kp और Kc के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आपको याद करना है, दिस इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, PV इज इक्वल टू nRT वाला RT है, जहां पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर केल्विन में हमको लेना है, की पावर डेल्टा Ng। सर डेल्टा Ng क्या होता है, चलो ये बता देते हैं। डेल्टा Ng इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो M1 मोल्स ऑफ A
plus m2 moles of B are reacting to give you n1 moles of C plus n2 moles of D. तो डेल्टा Ng हमको इसमें सिर्फ गैसेस वाले लेने हैं। ये रिएक्शन जो है सिर्फ Kp और Kc के बीच की जो हमारा रिलेशनशिप है ये सिर्फ उन रिएक्शंस में आएगी जहां पे सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स गैसियस हैं, ठीक है ना, जहां पे हमको गैसियस लोगों के बीच में डील करना है। देखो या तो सॉलिड है, बहुत सारे एग्जांपल इसके करेंगे हम, वहां पे समझ लेंगे, बट यहां पे हमको फंडा क्या है, डेल्टा Ng क्या है, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो यहां पे सारे लोग गैसियस स्टेट में थे, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, ठीक है। तो N1 प्लस N2 प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं गैसेस के, माइनस M1 प्लस M2 रिएक्टेंट में जितने मोल्स हैं गैसेस के। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा Ng की वैल्यू होती है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट माइनस रिएक्टेंट के नेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैसियस स्टेट, दिस इज डेल्टा Ng, ठीक है। तो क्या हो गया, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, N2 प्लस O2 गिविंग 2NO, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। इस केस में अगर आप डेल्टा Ng निकालोगे और ये गैसियस है, सब कुछ यहां पे गैसियस है, सब कुछ यहां पे गैसियस है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हो गए गैसियस स्टेट के, 2, रिएक्टेंट में कितने हो गए 1 प्लस 1, तो डेल्टा Ng की पावर वैल्यू कितनी हो गई 0। तो मतलब Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 0, किसी की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है, तो Kp इज इक्वल टू Kc। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर, क्या समझ में आया हमको, जल्दी से बता दो भैया, हमको ये समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट, तो Kp बराबर Kc हो जाएगा। पर फॉर एग्जांपल अगर हमारा मान लो कुछ ऐसा रिएक्शन है, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, ये हमने बेंस रूल में भी देखा था, तो यहां पे प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल ऑफ गैस है, रिएक्टेंट के अंदर 1 मोल ऑफ गैस है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू R इंटू T, ठीक है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू R इंटू T। R की वैल्यू आपको गिवन होती है, वो आपको पता ही है, वो आपको याद है, T की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको या तो Kp निकालना होगा या Kc निकालना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपसे पूछ लिया जाएगा Kp बताओ कितना है, और आपको Kc भी नहीं होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप Kp या Kc में से कोई भी एक चीज निकाल के दूसरी चीज इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो देखो यार, ये जो आपके एग्जाम है ना, जेईई मेन और नीट, इसमें अगर आपने फॉर्मूला याद करके चले गए, यार इतनी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूलेज भी याद रख लिए और उनकी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली कि यार ये क्या होता है, तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्चुअली में दिस एग्जाम, मतलब ये जेईई मेंस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको हंसी आ जाएगी इसका लेवल देखते हुए। ये पूछ रहा है कि फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3, सब गैसियस है, Kp की वैल्यू अगर Kc की पावर RT की पावर x है, जहां पे सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है, तो वैल्यू x की क्या होगी, अज्यूमिंग आइडियलिटी। यार आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला याद था ना कि Kp इज इक्वल टू Kc की पावर डेल्टा Ng, Kc मतलब Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, आपके 4 नंबर मार्क्स आराम से पेपर में आ सकते थे। तो यार ये जो होता है ना, हम बैठ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम बहाने बनाने लग जाते हैं, उस सब से कुछ नहीं होगा। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, तो फॉर्मूलाज को याद कर लो। अगर आपसे इतना सा भी नहीं हो रहा ना कि यार क्या करें, माइंड मैप्स लेके बैठ जाओ, इसरल के माइंड मैप्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। आपका मन नहीं लग रहा ना यार, तो कुछ तो करो जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे लेके जा रहा है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब यार इसमें बताओ 1 माइनस हाफ, ये डेल्टा Ng की वैल्यू हो गई, इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ये आपका डेली, ठीक है। अब यार अब आप सोच के देखो, इतना आसान क्वेश्चन है, इतने बड़े लेवल के एग्जाम में आया है, ऐसे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्लीज फॉर्मूला भूलने के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया कि 540 केल्विन पर 0.10 मोल्स है PCl5 के, इनको हमने हीट किया है 8 लीटर के एक फ्लास्क में, ठीक है। तो अब हमेशा हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अप्रोच करने का रास्ता क्या है, क्या क्या दिया हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो या लिख लो। मैं यहां पे अंडरलाइन कर सकता हूं, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया।
मोल्स मेरे को PCl5 के दिए हैं, मेरे को टेम्परेचर गिवन है और मेरे को वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो प्रेशर आया है वो मुझे दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। वॉल्यूम लीटर में है, ये एटमॉस्फेयर में, बहुत बढ़िया। केपी और केसी को आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, तो ये मेरे से केपी और केसी कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा यहां पे कि आप पहले क्या निकालो, आप केसी निकालो या आप केपी निकालो। देखो मतलब ये आप अटेम्प्ट कर लेना, इसको पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लो। इस क्वेश्चन की मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाता हूं। क्वेश्चन आपसे क्या बातें कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केपी और केसी दो। केपी निकालने के लिए मेरे को सबके पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए। क्या मेरे को पार्शियल प्रेशर पता है? क्या मेरे को पार्शियल प्रेशर नहीं पता है, तो केपी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। केसी निकालने के लिए मेरे को कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है। मेरे को देखो इसके मोल्स दिए गए हैं इनिशियली, ठीक है, मेरे को इसके इनिशियली मोल्स दिए गए हैं। तो अगर मेरे को इसके मोल्स दिए गए हैं तो मैं बाकी सबके भी मोल्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मेरा आंसर फिर आ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि मेरे लिए कॉन्सेंट्रेशन निकालना इजी है, मैं पहले केसी निकाल रहा हूं और फिर केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी से मैं केपी की वैल्यू भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है, PCl5, इसको हम हीट करेंगे तो ये PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, मेरा केसी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अगर T इज इक्वल टू 0 पे मेरा PCl3 0 था और Cl2 0 था तो प्रोडक्ट तो 0 होंगे। PCl5 मेरा 0.1 था, तो T इज इक्वल टू T पे अगर इसके x खर्च होंगे तो इसका x बनेगा और इसका x बनेगा। तो इसका मतलब मेरे को और क्या दिया हुआ है, मेरे को और यहां पे दिया गया है कि तो मेरे पास टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे, मेरे पास टोटल मोल्स जो इक्विलिब्रियम पे हो गए वो हो गए 0.1 प्लस x, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, PV इज इक्वल टू nRT। मेरे को टेम्परेचर दिया, इसलिए मैंने बोला था देखो आपको ये याद रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दी हुई है, R पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, x की वैल्यू मेरी इस इक्वेशन से निकल जाएगी। तो यहां पे मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 0.08 मेरी x की वैल्यू आ गई। अब केसी में निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। PCl3 के कितने मोल्स हैं, x, वॉल्यूम कितनी है 8, तो x अपॉन 8 इसका एक्टिव मास या इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये लिख दिया। x अपॉन 8 Cl2 के लिए हो गया, ये लिख दिया। 0.1 माइनस x अपॉन 8 ये मेरा PCl5 के लिए हो गया, मैंने ये इसका एक्टिव मास यहां पे लिख दिया। मैंने इनकी कैलकुलेशन कर ली, x की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, वो x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा इससे आंसर आ जाएगा। Kc की वैल्यू मेरी इससे निकल के आ जाएगी। तो मेरी Kc की वैल्यू निकल के आई 4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। Kp की वैल्यू निकालने के लिए मैं 4 इंटू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू, ये मेरी वैल्यू Kc के बराबर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू Kc इंटू ये R इंटू T एंड दिस इज डेल्टा NG, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 1.77 ATM के। तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई, 1.77 ATM Kp की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चले, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब Kp और Kx के बीच का रिलेशन इसको याद कर लो। Kp इज इक्वल टू Kx इंटू प्रेशर, यहां पे प्रेशर टोटल प्रेशर है। बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, आप गलती कहां पे करोगे, आपको फॉर्मूला तो याद रह जाएगा पर आप ये भूल जाओगे कि ये टोटल प्रेशर था कि पार्शियल प्रेशर था। सब बच्चे यही गलती करते हैं। तो आपको बता रहा हूं, जब हम Kp और Kx का रिलेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है Kp इज इक्वल टू Kx इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा Ng। Kx इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा Ng, यहां पे फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया, ये भी हमको याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा यहां पे हम लिख देते हैं। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T इन्होंने दिया नहीं है, कंपाउंड है AB2, वो डिसोसिएट करता है और किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसोसिएट कर रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसोसिएट कर रहा है और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ खेलना हम शुरू कर रहे हैं। ये लिक्विड सॉल्यूशन में, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में बहुत काम आता है, तो आपको ये ऑन द टोज, ऑन द टिप्स होना चाहिए है, ठीक है। विच इज स्मॉल कंपेयर्ड टू यूनिटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कंपेयर्ड टू यूनिटी छोटा है। जब भी आपको यह दिया हुआ हो कि अल्फा इज स्मॉल, छोटू यूनिटी के कंपैरिजन में, मतलब
अल्फा लेस देन 1, मतलब जब भी 1 माइनस अल्फा मेरे सामने कहीं पे भी लिखा हुआ आएगा मैं उसको 1 के बराबर मान लूंगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में अकेला ऐसी चीज है जो 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये ट्रिक नंबर 2। अगर मेरे को दिया हुआ है अल्फा लेस देन 1, मतलब अल्फा स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, तो मैं 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट मार दूंगा, 1 माइनस अल्फा मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो आपसे बोला गया है कि केपी को अल्फा के टर्म्स में निकालो। हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियली अगर मैं मान लेता हूं 1 मोल्स थे मेरे पास AB2 के, अगर इसके अल्फा मोल्स खर्च हो गए तो AB के कितने मोल्स बनेंगे? अल्फा मोल्स ही बनेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शन में मोल्स बनते हैं। Br2 क्या है? Br2 कहां से आ गया? B2 के मेरे पास कितने मोल्स बनेंगे? मेरे पास अल्फा बाय 2 मोल्स बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा बाय 2। केपी का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? इसका पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर इंटू इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पीएबी का स्क्वायर इंटू पीबी2 अपॉन इसके पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल पी प्रेशर अगर मैंने पी मान लिया तो मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक्स ए बी का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? इसके अल्फा मोल्स है, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा बाय 2, तो पी इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, फिर पी इंटू अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2, फिर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी बाहर जाके पी स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली हमारे को यहां पे क्या दिख रहा है? ऊपर पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब है, और अल्फा की पावर 1 प्लस 1 बाय 2, अल्फा की पावर 3 बाय 2 है। नीचे 1 प्लस अल्फा बाय 2 का होल क्यूब है, बहुत बढ़िया। फिर और नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं, पी का स्क्वायर है, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, और 1 प्लस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम काटा पीटी मचाएंगे तो ये पी स्क्वायर गया, यहां पे पी बचेगा, ठीक है। 1 प्लस अल्फा बाय 2 का क्यूब है, नीचे इसका स्क्वायर है, तो सिर्फ 1 प्लस अल्फा बचेगा। ये क्वांटिटी उचक के यहां पे आ जाएगी। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन हमको दिखने वाला है वो ऐसा दिखने वाला है, पी अल्फा क्यूब अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2। मैंने क्या बोला था? अल्फा 1 से छोटा है तो ये यहां से कट जाएगा, ये पूरी टर्म गई। फाइनली क्या बचा? फाइनली मेरे पास ये बचा कि पी अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2, और क्योंकि अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो 1 के सामने अल्फा बाय 2 ऐड करूंगा तो समुद्र में एक बाल्टी भर के पानी जैसा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा निग्लेक्ट। तो नीचे जो मेरी सबसे बड़ी फफूंद थी, क्योंकि मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाता अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन होता, तो अब 1 के सामने अल्फा को निग्लेक्ट करने से मेरा एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया है और केपी की वैल्यू इतनी आ गई है। तो अगर मैं अल्फा और केपी में रिलेशन निकालूं, अगर आपको किसी ने डायरेक्टली केपी दे दिया, टोटल प्रेशर पी दे दिया, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो 2 केपी अपॉन पी की पावर 1/3। क्या आ गया? 2 केपी अपॉन पी की पावर 1/3। तो कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। रिएक्शन लिखो, अज्यूम कर लो 1 मोल थे रिएक्टेंट के, अल्फा के टर्म्स में सबके मोल निकाल लो, फिर अल्फा के टर्म्स में सारा का सारा एक्सप्रेशन लिख दो, केपी केसी जिसका भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। 1 के सामने अल्फा को निग्लेक्ट कर दो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा 1 के कंपैरिजन में छोटा है, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट हर साल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, टफ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इसको करने में। आपसे 3 चीजें पूछी गई है, ये पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आपको दिया हुआ है कि वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की NO2 और N2O4 के 42 हमको फाइंड हुई है जब हमने एक्सपेरिमेंटली नापा। एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है N2O4 गिविंग 2NO2 का, इसकी जब हमने वेपर डेंसिटी नापी तो वो 42 के बराबर आई, ठीक है। तो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर फाइंड कर लो, ये तो बड़ा सिंपल होता है, ये तो आप कर ही लोगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर आप फाइंड कर लो, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप फाइंड कर लो कि यार N2O4 कितना डिसोसिएट हुआ, और फिर फाइंड कर लो कि NO2 का परसेंटेज क्या है इस मिक्सचर के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको चलो सॉल्व करो, पॉज करके फाइट मारो, फिर अपन मिलते हैं। तो यार सबसे पहला वाला पार्ट तो बड़ा इजी है, निहायती आसान है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, वेपर डेंसिटी दी है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा मिक्सचर का। तो 42 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, वेपर डेंसिटी की ऑब्जर्व वैल्यू इतनी है, मॉलिक्यूलर वेट मेरा हो जाएगा 84 के बराबर, मेरा आंसर आ गया। अब आपसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है,
अच्छा, तो मैंने उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया 84। अब जरा सोचो कि यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकलेगा, सोच के देखो यार। वही स्टैंडर्ड तरीका है। कैसे स्टैंडर्ड तरीका है देखते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा N2O4 का? अगर मान लो ये डिसोसिएट नहीं हो रहा होता तो हमारे को थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना मिलता? 92 मिलता। तो वेपर डेंसिटी कितनी मिलती? 46 मिलती। पर एक्चुअली में वेपर डेंसिटी कितनी है? 42 है। तो मेरा अल्फा कितना हो जाता है? मेरा अल्फा का आंसर आ जाता है कि यार थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस एक्चुअल वेपर डेंसिटी अपॉन वेपर डेंसिटी, ये मेरा अल्फा हो जाता है। सर ये ऐसे कैसे आया? यार थोड़ा सा अपना सिंपल सा यूनिटरी मेथड वाला दिमाग लगा के अपन इसमें देखते हैं। बड़ा आसान है, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखो अगर मान लो ये डिसोसिएट नहीं होता तो पूरा का पूरा जो इसकी वेपर डेंसिटी आती वो डी के बराबर आती। पर अब ये कुछ हिस्सा इसका डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया? इसका कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो गया, जिसके कारण एक्चुअल में जो डेंसिटी आ रही है वो डी के कारण आ रही है। ठीक है, वो डी के बराबर, स्मॉल डी के बराबर आ रही है। तो कितना हिस्सा डिसोसिएट हुआ होगा भाई? जो आती थ्योरेटिकली माइनस जो एक्चुअल आई है अपॉन जो एक्चुअल में आपकी डेंसिटी है। तो इतना हिस्सा डिसोसिएट होने के कारण इसका जो वेपर डेंसिटी है वो 46 से घटकर 42 ही रह गई, क्योंकि मिक्सचर में अगर सारा का सारा N2O4 होता तो वेपर डेंसिटी 46 के बराबर आती। पर क्योंकि कुछ NO2 भी आ गया है तो वेपर डेंसिटी घट के कितनी हो गई है? वेपर डेंसिटी घट के आपकी 42 हो गई है। जरा इसको ध्यान से समझना। अगर सारा का सारा N2O4 होता तो वेपर डेंसिटी होती 46, सारा का सारा NO2 होता तो वेपर डेंसिटी होती 23। पर वेपर डेंसिटी इनके कहीं पे बीच में ही आएगी, क्योंकि मिक्सचर है। तो कुछ अमाउंट में तो N2O4 है, कुछ अमाउंट में NO2 है। तो मेरा अल्फा कितना निकल गया? 0.095। अब मेरे को क्या निकालना है भाई? अब मेरे को निकालना है कि यार परसेंटेज ऑफ NO2 कितना होगा। तो मैंने इसका 1 मोल ले लिया तो ये 1 माइनस अल्फा, इसके 2 मोल ले लिए, ये 2 अल्फा। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। तो 1.095 मेरे पास टोटल मोल्स हो गए। तो मैं NO2 की परसेंटेज कितनी निकालूंगा? इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। तो इसके मोल्स कितने हैं भाई? 1.095 सॉरी 0.095 इंटू 2 0.19 अपॉन 1.095 इंटू 100। तो बेसिकली NO2 जो है वो 17.35% बाय मोल प्रेजेंट है इस मिक्सचर में। NO2 कितना प्रेजेंट है? 17.35% बाय मोल प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं अपन वो देख लेते हैं। आपने रिएक्शन को किस तरह से लिखा हुआ है? अगर मान लो मैंने रिएक्शन इस तरह से लिखा हुआ है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ये। अगर मैं रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता हूं, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1C भी मेरा रिवर्स हो जाता है। बहुत सिंपल है, रिएक्शन रिवर्स कर दिया मतलब जो प्रोडक्ट थे वो अब रिएक्टेंट हो गए और जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट हो गए। तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, अगर आप मान लो जैसे अभी इसमें एग्जांपल आएगा ही सही कि अगर मैं इस रिएक्शन को का कैसे निकालूंगा तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मान लो मैं रिएक्शन को हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर देता हूं, इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर देता हूं और मैं अपनी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखता हूं तो अब मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना हो गया। जब तक रिएक्शन को 2 से डिवाइड नहीं किया था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना था। तो मतलब दो कांस्टेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है कि अगर मैं इस पूरे का अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास K1C आ जाएगा। मतलब समझने की बात यह है कि अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज करते हो तो रिएक्शन का क्या चेंज हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में अब आपने रिएक्शन चेंज नहीं करी बट रिएक्शन का सब कुछ बाकी चेंज कर दिया, स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन की पूरी चेंज कर दी। तो हां, समझने की बात यह है कि स्टोइचियोमेट्री चेंज करने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने किस ढंग से लिखा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये कितना आता है नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें।
अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। भैया मैंने उसमें ये थोड़ी ना बोला था कि आप रिएक्शन ही चेंज कर दो, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही चेंज कर दो। कोई भी अगर एक गिवन रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी गिविंग C है, आप इसके प्रेशर वॉल्यूम में कोई भी चेंज कर लो, K की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। इसी गिवन रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करोगे तो जाके K चेंज होगा। पर अगर आप यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज होने के कारण मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेम रिएक्शन के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, पर स्टोइचियोमेट्री चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कितने स्टेप्स में आप रिएक्शन करवा रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा रिएक्शन है A गिविंग X प्लस वाई, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है, मैंने रिएक्शन को 2 स्टेप्स में करवाया कि पहले A से W बनाया, फिर W से X प्लस वाई बनाया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2, इसका Kp3, तो Kp1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी XY अपॉन A, Kp2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी W अपॉन A, Kp3 की वैल्यू XY अपॉन W। तो आप Kp2 को Kp3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा Kp1। ठीक है, तो कई बार आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा और आपको इन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा। क्वेश्चन कैसे बनता है? इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, इसका पूछ लिया, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। वेरी इजी। टेम्परेचर का क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। कैसे चेंज होती है? एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से आप कभी कभी के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार क्या किया जाएगा, आपको किसी रिएक्शन में डायरेक्टली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं देंगे, पहले वो आपसे एक स्टेप ऐड करवाएंगे। वो आपको दे देंगे डेल्टा जी नॉट, आपको दे देंगे टेम्परेचर, फिर आपसे पूछेंगे पहले के इक्विलिब्रियम निकालो, उसके बाद उसके आगे की कैलकुलेशन करना, परसेंटेज डिसोसिएशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, जहां पे डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, के इक्विलिब्रियम तो के इक्विलिब्रियम में, और टेम्परेचर T है इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में यहां पे रखाई में आएगा। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। चलिए बहुत बढ़िया। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन R। तो ln K1 अगर मान लो मेरे को 2 अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है मेरा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर T1 पे ln K1 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, टेम्परेचर T2 पे वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूंगा तो ये वाली टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो जब मैं ln K2 माइनस ln K1 करूंगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, एक्सप्रेशन बन जाएगा ये ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A अपॉन B। सो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट R विद अ माइनस साइन इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोला जाता है वेंट हॉफ इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको डेल्टा H नॉट की वैल्यू दे रखी होगी, T2 की वैल्यू दे रखी होगी, T1 की वैल्यू दे रखी होगी, K1 K2 में से एक की वैल्यू दे रखी होगी, बोल देंगे उस फलाना टेम्परेचर पे पता लगाओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो एक तो आर्हेनियस का तरीका होता है पता लगाने का, दूसरा इस इक्वेशन से भी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन आ रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर आप निकाल सकते हो। तो ये वेंट ऑफ इक्वेशन है, इसको याद करना है, बड़ी सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा हो जाएगी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो। ठीक है, ये आप उस इक्वेशन से डिड्यूस कर सकते हो, मैंने आपके लिए रिजल्ट लिख दिया है। हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो। और अगर रिएक्शन जो है मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये आप यहां से भी देख सकते हो। ये इक्वेशन से प्रूव हो गया, यहां पे सब कुछ कांस्टेंट है फॉर अ गिवन रिएक्शन। डेल्टा H नॉट कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट है, बस इसमें जो वेरिएबल है वो है T1 और T2। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc कम होगा।
ठीक है। तो K की वैल्यू कम होगी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विद टेम्परेचर, और K की वैल्यू बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक होता है, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब अगर हम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो जैसे एक फिजिकल और केमिकल था, वैसे केमिकल के अंदर भी दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है? हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। इस केसेस में एक्टिव मास प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का 1 की तरह से लेते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे पास अगर रिएक्शन आया तो इसमें ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इनकी एक्टिविटी 1 के जितनी हो जाएगी, ठीक है। इनकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय गैसियस सब्सटेंसेस ओनली। सिर्फ गैसियस सब्सटेंस को हम लेते हैं। तो हीट्रोजीनियस क्यों है ये? क्योंकि रिएक्शन एक से ज्यादा मीडियम में हो रही है, मोर देन 1 मीडियम। जो हमारी रिएक्शन है वो एक से ज्यादा मीडियम में हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे? अगर हमारे को डिफाइन करना है Kc को, तो वो CO2 की रिएक्शन एक्टिव मास के बराबर आएगा। Kp को डिटरमाइन करना है तो वो CO2 के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। इसमें हम CaO और CaCO3 की एक्टिव मासेस को 1 मानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ इनके बारे में दिया ही नहीं होगा, आप सोचोगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन गलत है, बोनस 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 बोनस। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा नहीं बोनस, फिर बाद में चैलेंज करते फिरेंगे हम, पैसे भी डूबेंगे, मेंटल फोकस भी डूबेगा, बर्बादी की तरफ हम निकल पड़ेंगे। वो काम हमको नहीं करना है। क्लियर? तो हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम अगर दिया हुआ है, उसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, तो उसका एक्टिव मास आप कितना लोगे? आगे चलते हैं। अब होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सारे रिएक्शन एक ही मीडियम में हो रहे हैं। इनिशियल मोल्स आपको A थे, इसके B थे, इसके 0 थे। टाइम T या फिर टाइम T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे A-X, इसका X जाएगा तो इसका भी X जाएगा, इसका 2X बनेगा। तो आप डायरेक्टली जब Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, या फिर अगर आप इस X को Kc की टर्म्स में कैलकुलेट करोगे, तो X की वैल्यू आ जाएगी √Kc/4। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? √Kc/4। अब यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो लिखने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख लेना। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या X जितने मोल्स डिसोसिएट हुए वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप यहां पे साफ साफ दे सकते हो कि X जो है वो सिर्फ Kc पे डिपेंड कर रहा है और Kc खुद सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे कितना डिसोसिएशन होगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम पे उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब आपको इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाला है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन का Kc कितना है। इस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि आपने प्रेशर या वॉल्यूम क्या लिए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ कब होता है? जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है। अगर मान लो मैं नॉन डेल्टा Ng वाला रिएक्शन देता हूं, यहां पे डेल्टा Ng 0 नहीं है, बेंट्स रूल वाला मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, तो इस केस में क्या होगा? A-X X X डेल्टा Ng नॉट 0। तो जब आप निकालोगे फाइनली टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम A+X के बराबर है, तो X विल कम आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 है, तो X डिपेंड करेगा प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो डेल्टा Ng अगर 0 है तो कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, ये प्रेशर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होगा। और अगर डेल्टा Ng नॉन 0 है तो आपने प्रेशर और वॉल्यूम क्या रख रखी है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि यार फाइनल कितने मोल्स किसके बन रहे हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा फाइनल कितने मोल्स किसके बन रहे हैं, अगर डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने क्या सीखा कि यार X इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर है। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो X में चेंज आएगा। इसका मतलब कि अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया इस रिएक्शन का, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ रहा है इस पूरे चैप्टर का। अगर मैं यहां पे प्रेशर कम करता हूं इस रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन आगे जाएगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं इस रिएक्शन के अंदर,
तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि अगर डेल्टा Ng नॉन जीरो है तो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंस आ जाता है x का। इसका मतलब कि अगर मैं प्रेशर कम कर देता हूं इस पर्टिकुलर केस में तो मेरा x बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा आगे जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। इसमें x जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं जिंदगी में तो आपका x बढ़ेगा। तो आपने ये देखा होगा कि अमोनिया प्रोडक्शन जो होता है, अमोनिया प्रोडक्शन जो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को नहीं याद है पर 200 एटमॉस्फेयर के अराउंड होता है, बढ़े हुए प्रेशर में होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं हमारी जो यील्ड है वो बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हमारा एक्स बढ़ेगा। इसी चीज को एक बंदे ने बड़ी प्यार से बहुत अच्छे से स्टेटमेंट में एक गॉड मैक्स प्रिंसिपल में पिरो के आपको दे दिया, एकदम सिंपल टर्म्स में, जिसको हम जानते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल नाम से। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आपने इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम बैठा है उसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर दी, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दी, नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपने कुछ कुछ कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर में आपने चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको भेजा है उसके अपोजिट। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरा A गिविंग B है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आपने B के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो रिएक्शन पीछे भाग जाएगा, ऐसा ली शैटलियर ने बोला, क्योंकि उसको तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है, उसको लेके आना है इक्विलिब्रियम वापस। तो अगर आपने B के मोल्स बढ़ा दिए तो आपने B का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो फिर रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे रहा ही नहीं, क्योंकि K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वैसा नहीं करने देगा। तो आप क्या करोगे, ली शैटलियर प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि आप जो भी चेंज करोगे रिएक्शन में जिसके कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो नेचर, रिएक्शन, प्रकृति, जो भी आप इसको बोल लो, वो ऐसा काम करेंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे कि ये रिएक्शन वापस जिस डायरेक्शन में आप इसको जबरदस्ती लेके गए थे उसकी उल्टी डायरेक्शन में आ जाए। देखो इसको विजुअली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती इसमें ऐसा काम किया, आपने जबरदस्ती इसमें ऐसा काम किया कि आपने रिएक्टेंट को हटा लिया, तो प्रोडक्ट साइड भारी हो गई, तो नेचर क्या करेगा, प्रोडक्ट में से एक रिएक्टेंट बना देगा। ठीक है, या फिर आपने बोला नहीं साहब हम तो इस बार एक काम करते हैं, रिएक्टेंट में से हटा लेते हैं। हमने रिएक्टेंट से हटाया तो प्रोडक्ट खत्म हो गया। पर अगर अब आप प्रोडक्ट में से हटा लेते हो, फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं इस बार कि मैं प्रोडक्ट में से हटाऊं, तो जैसे मैंने प्रोडक्ट में से हटाया, इसका पलड़ा भारी, नेचर बोलेगा वापस इधर जाओ। सीसॉ को बैलेंस करके रखता है नेचर। तो आप जो भी काम करोगे या तो रिएक्टेंट्स कम होंगे या प्रोडक्ट्स कम होंगे। अगर आप रिएक्टेंट्स कम करोगे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, और अगर आप प्रोडक्ट कम कर दोगे तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो आप करोगे नेचर उसका उल्टा करेगा। यह ली शैटलियर प्रिंसिपल है। जैसे आप हो जो मम्मी पापा बोलते हैं, आप उसका हमेशा उल्टा ही करते हो। मम्मी पापा ने बोला बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं सर पढ़ाई नहीं सर, अभी पढ़ाई नहीं कर सकते सर, मतलब सर क्या, मम्मी पापा, है ना, हम तो कुछ और करेंगे, अभी हम चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, हमको क्योंकि अभी एग्जाम की वैल्यू रियलाइज नहीं है। वैसे ये होता है, नेचर भी ऐसा ही होता है, जो किया उसका उल्टा ही करना है, जो किया उसका उल्टा ही करना है, जो किया उसका उल्टा ही करना है। ये एक बहुत सिंपल सा ली शैटलियर प्रिंसिपल का लॉ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं, एक इक्विलिब्रियम में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट्स का, तो प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, क्योंकि आपने रिएक्टेंट्स को ज्यादा भारी बना दिया। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अगर आपने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में चले जाएंगे, वापस से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो बराबर हो जाएगा। सो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है। आपने अगर इसको बढ़ा दिया तो फाइनली होगा क्या कि आपके कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये वापस से रेशियो आपका ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, पक्का। और अगर आप गलती से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाके डाल देते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है H2 + N2 गिविंग 2NH3।
अगर मान लो मैं इसमें आके 3H मतलब मैं इसमें अगर हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस N2 ऐड कर दूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास पहले 10 मोल थे NH3 के, आपने और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल दिया तो आपके पास ग्रेटर देन 10 मोल्स हो जाएंगे, और जो बड़ी नॉर्मल चीज भी है। ठीक है, अगर आपने मान लो बाहर से लाके कहीं से 15 मोल NH3 डाल दिया तो फिर क्या होगा कि अगर के पास मान लो इनिशियली लेट से आपके पास 30 मोल H2 के थे, 10 मोल N2 के थे, तो जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, आपने बाहर से लाके 15 मोल डाले NH3 के, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो इसके पास ग्रेटर देन 30 मोल्स होंगे, इसके पास ग्रेटर देन 10 मोल्स होंगे। तो जो भी आप करोगे रिएक्शन उसके उल्टी साइड में जाएगी। ठीक है, प्रेशर का चेंज देख लेते हैं। प्रेशर सिस्टम का अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी प्रोपोर्शनेटली, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में हमारे मोल्स कम होंगे। ठीक है, जहां पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है A प्लस B गिविंग 3C, ठीक है, और मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने क्या किया? मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो गई। वॉल्यूम कम होने के कारण सबका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। मेरे को वापस से कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा? जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। पर अगर मान लो मेरे पास 3A प्लस B गिविंग C है, अब मैं इसमें प्रेशर बढ़ाता हूं। अब मैं क्या करता हूं? इसमें प्रेशर बढ़ाता हूं। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां पे सर नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन कम करना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आपको बताता हूं। अगर मान लो A प्लस B गिविंग 2C है, तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी उतने ही मोल्स हैं, उधर भी इतने मोल्स हैं। मैं रिएक्शन को इधर भी भेजूंगा, नेट मोल उतने ही रहेंगे। रिएक्शन को इधर भी भेजूंगा तो नेट मोल्स उतने ही रहेंगे। तो इससे सीखने को क्या मिलता है कि अगर डेल्टा Ng बराबर 0 है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर मारो डेल्टा Ng 0 6, तो प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो डेल्टा Ng 0 के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। अगर डेल्टा Ng 0 है, डेल्टा Ng अगर 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर दो केस होते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव। दो तरह की रिएक्शन होती है, या तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये याद कर लो, इसमें बार बार दिमाग नहीं लगाना, समझना भी नहीं है। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। ठीक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं, मतलब एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड। ये यहां पे इतनी बड़ी सीधी लाइन में ये ही लिखा हुआ है। ठीक है, इनर्ट गैस का एडिशन। अब ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। इसमें दो केसेस होते हैं। देखो, आप इनर्ट गैस को दो तरीके से ऐड कर सकते हो। पहला केस होता है आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करके इनर्ट गैस को ऐड करते हो, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने एडिशन किया है इनर्ट गैस का। क्या आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स में चेंज किया? क्या नहीं किया। तो अगर वॉल्यूम उतनी है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? क्या नहीं होगी। तो क्या एक्टिव मासेस चेंज होंगे? क्या नहीं होंगे। तो इफेक्टिवली रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया। पर कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब वॉल्यूम वेरिएबल, क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएबल है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आज भी होल्ड करता है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट है हमारी गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में। तो मैंने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, सॉरी मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे,
ये तीनों तो कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? अगर मेरा ये कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V और N यहां पे चेंज होने वाले हैं। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करता हूं तो अब इफेक्ट होगा। तो जरा आप ध्यान से सुनना और समझना, आंखें खोल के कान खोल के सुनेंगे। अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करता हूं इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यार मैंने N को बढ़ा दिया तो V प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि P और T तो कांस्टेंट है। तो जब मेरा N बढ़ेगा तो मेरा V भी बढ़ेगा, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के कारण मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो मेरा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जहां पे कि देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A, दूसरी रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग 3C। मैंने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मान लो मेरे पास रिएक्शन है 2B गिविंग C, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करूंगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। समझने की बात क्या है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और आप उसमें क्या करते हो, एडिशन करते हो इनर्ट गैस का, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? तो हम देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, डेल्टा H पॉजिटिव है, आपसे बोला गया है फेवरेबल कंडीशंस बता दो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की। तो डेल्टा NG 0 है, प्रेशर के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनर्ट गैस के चेंज से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इनर्ट गैस का भी चेंज कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। अगर हमारा डेल्टा NG 0 है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन को घुमा लो, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहने वाले हैं, इनर्ट गैस के उससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब डेल्टा NG 0 है, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल में अगर आपको रिएक्शन को आगे पीछे करवाना है एक्सटर्नल वेरिएबल्स को चेंज कर और डेल्टा NG 0 है तो सिर्फ टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। डेल्टा H पॉजिटिव, रिएक्शन को आगे लेके जाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। इस केस में भी डेल्टा NG 0 तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं, इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव तो टेम्परेचर कम करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा H नेगेटिव, तो पहली बात तो टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे डेल्टा NG की वैल्यू 1 है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर नंबर ऑफ मोल्स N इंक्रीज हो रहा है। यह चीज हमको समझनी पड़ेगी कि N इंक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर, मतलब इनर्ट गैस का एडिशन करूंगा तो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट का केस गया, उस केस में तो इनर्ट गैस को डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अज्यूमिंग प्रेशर कांस्टेंट है, हम ये वाला रिएक्शन करवा रहे हैं, ये वाला रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो अगर मैं इनर्ट गैस डालूंगा तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो वो कौन सा डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हां, इस केस में मेरे को इनर्ट गैस डालना चाहिए। अब मैं प्रेशर और वॉल्यूम की, भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं प्रेशर कम करूं कि ज्यादा करूं? जरा बताना। प्रेशर ज्यादा बढ़ाने का मेरे को क्या फायदा मिल रहा है? प्रेशर किस साइड में ज्यादा है? अगर मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है तो मेरा प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि N बढ़ रहा है। तो रिएक्शन मेरे से क्या बोल रहा है कि अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाते जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल मेरे से क्या बोलता है कि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो काम करो जिससे प्रेशर कम हो। तो हमको प्रेशर कम करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? मैं प्रेशर कम करूंगा तो ली शैटलियर प्रिंसिपल बोलेगा नहीं 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 नहीं, रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाओ। रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो प्रेशर कम तो वॉल्यूम अपने आप ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरी ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस हो गई। क्लियर है? आगे चले। आपसे बोला गया एट अ गिवन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm फॉर द होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। वापस ये रिएक्शन आ गया। NO2 का पार्शियल प्रेशर 0.5 atm है, तो पहले तो Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और अगर वॉल्यूम आपने डिक्रीज कर दी, आधी कर दी ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो पहले V थी, अगर आपने V/2 कर दी तो
कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा कंपोनेंट्स का इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट फटाफट से कर लो, आंसर निकाल लो, फिर अपन मिलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ली चैटलेट प्रिंसिपल लगाना, दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कौन सी साइड में बढ़ेंगे कम होंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो चलो को सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको अपने दिमाग में नोट कर लो। आपको टेम्परेचर बोला गया है T, ठीक है, वो दिया हुआ नहीं है। टोटल प्रेशर 180 m दिया हुआ है और आपको पार्शियल प्रेशर NO2 का दे दिया, तो NO2 का पार्शियल प्रेशर मिल गया, तो N2O4 का भी पार्शियल प्रेशर मिल गया, तो Kp तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू PnO2 का होल स्क्वायर अपॉन Pn2O4, दोनों की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, 0.5 atm आंसर आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि वॉल्यूम को आपने डिक्रीज कर दिया, आधा कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मतलब ली चैटलेट प्रिंसिपल लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना। और न्यू इनिशियल कंडीशंस फॉर द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम आर, भाई आपने अगर वॉल्यूम को आधा कर दिया तो आपका प्रेशर डबल हो गया, दोनों के पार्शियल प्रेशर डबल हो जाएंगे, तो N2O4 का पार्शियल प्रेशर हो गया 1, NO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया 1। पर अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को हम दोबारा देखते हैं। इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर n बढ़ रहे हैं। आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इनिशियल कितने हो गए भाई, वॉल्यूम जैसे आपने इंस्टेंटेनियसली वॉल्यूम को आधा किया, आपके पार्शियल प्रेशर इंस्टेंटेनियसली डबल हो जाएंगे। अब रिएक्शन को चमकेगा, अब ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को तो दोबारा इक्विलिब्रियम पे जाना है, तो वो अब एक्शन लेना शुरू करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। ली चैटलेट प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, NO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू N2O4। तो हम क्या करेंगे कि प्रेशर में डिक्रीज को x atm मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रिएक्शन हो गया, इनिशियल प्रेशर था 1 फाइनल हो गया 1 + x/2, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरफ प्रेशर बढ़ेगा, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स या इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो हो गया 1 + x/2, इसका हो गया 1 - x, तो Kp कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x/2 विच विल बी फिक्स्ड। सर Kp क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि भैया यहां पे रिएक्शन सेम है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तो Kp फिक्स रहेगा बस, तो x की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। 2 तो रूट आ ही नहीं सकते क्योंकि इनिशियल प्रेशर ही 1 के बराबर है, तो 2 को तो उड़ा दो, 2 वैल्यू आएगी। यार इनिशियल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है, यहां पे कोई जादू थोड़ी ना हो रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो N2O4 का प्रेशर हो गया 1.25 और NO2 का प्रेशर हो गया 1.125 1 + x/2 और NO2 का प्रेशर मेरा हो गया 0.75 atm। NO2 का मेरा प्रेशर कितना हो गया 0.75, 1 - x। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं यार, ये हार्ड टाइप का सवाल था। अगर आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिक्स किया है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो डिसोसिएशन अनचेंज रहेगा, ये हमारा एक स्पेशल पॉइंट है, ये मैंने आपको दोबारा से याद दिला दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर ली चैटलेट प्रिंसिपल लगाना चाहते हो, तो आइस की जो मेल्टिंग है उससे हीट एब्जॉर्ब होती है। आप आइस को मेल्ट करा रहे हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट पानी के केस में डिक्रीज होता है वॉल्यूम। ठीक है, आई बात समझ में। तो 1 ग्राम आइस का वॉल्यूम 1.09 ml होता है, 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम 1.01 ml होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो दोनों इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल फेवर द मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। ये ली चैटलेट प्रिंसिपल का यार बेसिक सा है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा जल्दी आइस कन्वर्ट हो जाएगी पानी के अंदर, ये तो बहुत हमने नोटिस किया हुआ ही है। फिर प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है तो फिर रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, आगे चले, बढ़िया, चलो। तो ये सारे फिजिकल मतलब बेसिकली ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में ली चैटलेट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सा होता है, इसमें हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप आराम से आप निकाल सकते हो क्योंकि हमको बात समझ में आ गया। सेम फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में क्या होता है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में ये होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या आएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो सॉल्वेंट में
आपने देखो प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड में जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने पर प्रेशर कम होता है। अगर आप सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा दूंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन क्या बोलेगा कि भैया प्रेशर को कम करो, तो रिएक्शन और ज्यादा गैस को सॉल्युबल करा देगा। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यार ये होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन समाप्त। काफी मजा आया, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जांपल देख ही लिए, ठीक है ना। तो यार बस यही याद रखना है कि आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, आपको यूनिट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और आपकी सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यार अगर आप एक्चुअली में मचाना चाहते हो और आप एक्चुअली में ये चाहते हो कि यार आपके अच्छे नंबर आए पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो यार ये लेक्चर खत्म करने के बाद है ना एटलीस्ट PYQs तो सारे जाके कर लेना, आपकी बहुत मदद होगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और एग्जाम में रैंक फूटेगी। ठीक है, तो यार हम तो लगातार मेहनत करते जाएंगे, उम्मीद है आप भी इसी तरीके से मेहनत करते जा रहे हो। ऑल द बेस्ट।